हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो एक ऐसा रेवोल्यूशन है जिसने इतिहास में तीन चीजें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के मैसेज को फैलाया और जिसकी वजह से बहुत सारे देशों में जो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी है उसने वर्क किया और अपने अपने देशों को फ्रीडम दिलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो चलिए, हाँ जी, सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं जिसने हमें तीन मैसेज दिए। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आता है, इसलिए इसको जरूर नोट डाउन करेंगे। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी यानी स्वतंत्रता, समानता एंड बंधुत्व यानी भाईचारा। ये मैसेज हमें फ्रांसीसी क्रांति या फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही मिलता है। आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर में बात करते हैं, इस चैप्टर को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि रेवोल्यूशन या क्रांति किसे कहते हैं। जब एक छोटे समय अंतराल में या छोटे शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत बड़ा चेंज आता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, तो उसको ही क्रांति कहा जाता है। यानी आपकी सोसाइटी में, आपके गवर्नमेंट में या फिर वे ऑफ लाइफ में, यानी अचानक बहुत बड़ा चेंज आ गया आपके समाज में, सरकार में, या आपकी जीवन शैली को जीने का अंदाज है उसमें कोई चेंज आता है, उसको ही हम रेवोल्यूशन कहते हैं। इन शॉर्ट, जब बहुत छोटे से समय अंतराल में बहुत बड़ा चेंज आता है तो उसको रेवोल्यूशन या क्रांति कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था। तो ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था आपका 1789 में। ये डेट याद रखेंगे, 1 मार्क्स में पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत 1789 में यानी 1789 में हुई थी। उस समय फ्रांस का जो राजा था वो था लुई 16। लुई 16 बुर्बो राजवंश या बर्बन डायनेस्टी का शासक था। हम बात करें देश की, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये जो घटना घटित हुई थी, ये जो रेवोल्यूशन हुआ था, ये आपका फ्रांस में हुआ था। अब ऐसे कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से इतना बड़ा परिवर्तन फ्रांस में आया या फिर वहां से हमें स्वतंत्रता, समानता या भाईचारे का मैसेज मिला, तो इसको समझने के लिए हमें फ्रांस की सोसाइटी को समझना पड़ेगा। तो चलिए हम समझते हैं फ्रांस की सोसाइटी को। फ्रांस की सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो उस समय जो फ्रांस का समाज था वो 3 वर्गों में या 3 स्टेट में, 3 स्टेट कह सकते हैं या 3 वर्ग कह सकते हैं, उसमें डिवाइड था। पहला था जिसको क्लर्जी कहा जाता है, हिंदी में कहेंगे पादरी वर्ग। दूसरा नोबेलिटी यानी कुलीन वर्ग या अमीर वर्ग। और तीसरा था जिसका कोई नाम नहीं था, जिसमें बेसिकली सारे आम आदमी यानी कॉमन पर्सन थे। जो क्लर्जी था इसमें ज्यादातर जो लोग थे वो चर्च से रिलेटेड थे। पादरी वर्ग के लोग यानी पोप, फादर जिसे कहते हैं, वो थे इसमें, यानी पुजारी हो गए आपके, जिसे हम बिशप भी कहते हैं। अगर नोबिलिटी की बात करते हैं, अमीर वर्ग की बात करते हैं, तो इसमें जितने भी किंग्स की फैमिली मेंबर्स होते थे, रॉयल फैमिली को बिलोंग करने वाले लोग होते थे, इसके अलावा बड़े बड़े जो जमींदार या जागीरदार होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, वो आपका कुलीन वर्ग में आते थे। तीसरे अगर हम कॉमन पीपल की बात करते हैं तो इसमें पेजेंट्स यानी कृषक वर्ग, वर्कर्स यानी श्रमिक वर्ग और मिडिल क्लास यानी मध्य वर्ग के जितने भी लोग थे वो शामिल थे। अब आगे हम देखिए, जो क्लर्जी है यानी जो चर्च है या पादरी वर्ग के लोग थे, उनको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होता था। और जो कुलीन वर्ग, नोबेलिटी है, इनको भी टैक्स पे नहीं करना होता था। टैक्स पे करने का सारा जो बोझ था, सारा जो भार था, वो केवल और केवल थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर था। इसके अलावा ये लोग जो है फोर्स लेबर यानी जिसे बेगारी कहते हैं, यानी काम करना, काम के बदले में किसी भी प्रकार की मजदूरी या वेजेस का ना मिलना, उसको ही हम फोर्स लेबर या बेगारी कहते हैं, वो भी इनसे करवाया जाता था। इसके अलावा जो क्लर्जी था इनको विशेष अधिकार मिले हुए थे, मतलब ये टैक्स पे नहीं करेंगे। और ना ही जो कुलीन वर्ग है, नोबिलिटी है, इनको भी टैक्स पे नहीं करना। टैक्स पे करने की पूरी जिम्मेदारी थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर यानी कॉमन पर्सन के ऊपर था। इसके अलावा जो पॉलिटिकल राइट्स है वो केवल और केवल कुलीन वर्ग के पास था, यानी जो रॉयल फैमिली को बिलोंग करने वाले राजा, राजा के रिलेटिव्स है, उनके पास पॉलिटिकल राइट्स था। लेकिन जो कॉमन पर्सन था, इनके पास किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल राइट नहीं था। अगर हम टैक्स की बात करते हैं तो मेनली यहाँ पर टैक्स तो बहुत सारे थे, तो मेनली 2 टाइप के टैक्स जो है आप देखोगे, एक तो था आपका टीथे और दूसरा था टेले। जो टीथे था वो
टीथे वाला जो टैक्स था उसको धार्मिक कर या रिलीजियस टैक्स कहते हैं। जो टेल नाम का टैक्स था, टेले जिसे भी कहा जाता है, वो आपका डायरेक्ट टैक्स था जो डायरेक्ट राजा को दिया जाता था। टीथे जो था ये धार्मिक कर था, ये चर्च वसूल करता था। जो टेल था वो डायरेक्ट टैक्स था जो राजा को देना कंपलसरी था। इसके अलावा सॉल्ट टैक्स होता था, इसके अलावा रिचुअल्स पे टैक्स था, किसी की डेथ हो जाए, किसी के घर में शादी है, इसके अलावा हाउस टैक्स, बहुत सारे छोटे मोटे टैक्स भी थे। इसकी वजह से थर्ड स्टेट के ऊपर कर्ज का जो टैक्स है उसका बोझ काफी ज्यादा था और ये लोग चाहते थे कि सोसाइटी में इक्वालिटी आए और टैक्स का जो भार है वो हम पे ना हो बल्कि तीनों स्टेट पे इक्वल इक्वल हो, और यहीं से क्रांति की शुरुआत होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो रेवोल्यूशन हुआ, जो क्रांति हुई, उसके क्या क्या रीजंस थे। तो सबसे पहला जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि टैक्स का जो पूरा भार था, पूरा जो टैक्स का वो थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर था, हैवी टैक्सेस ऑन थर्ड स्टेट। उसके बाद सेकंड आपका इसका जो रीजन है दैट इज फोर्स्ड लेबर, यानी थर्ड स्टेट के जो लोग थे, कॉमन पर्सन जो थे, उनको टैक्स पे करने के अलावा भी उनसे फोर्स लेबर यानी जबरन मजदूरी भी करवाई जाती थी। इसके अलावा इनके पास जो थर्ड स्टेट के लोग थे किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल राइट नहीं था, यानी ये लोग जो हैं ना ही वोट दे सकते थे ना ही इलेक्शन में खड़े हो सकते थे। वोट देने का राइट केवल उन्हीं लोगों को था जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे कर रहे हो और जो नोबिलिटी वर्ग के हो या फिर जो अमीर वर्ग के हो, इन लोगों को टैक्स ही पे करना होता था, बाकी राइट्स इन लोगों के पास नहीं थे। इसके अलावा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोग इनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे। आपने एक कोटेशन भी देखी होगी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में एक कोटेशन भी है कि जो पादरी वर्ग है, जो क्लर्जी है, वो पूजा पाठ करेगा, जो नोबिलिटी है वो वॉर करेगा, और जो थर्ड स्टेट है के लोग जो है यानी जो कॉमन पर्सन है वो टैक्स पे करेंगे। तो वो कहावत जो है बहुत हद तक सही भी थी कि सारा जो भार था वो थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर था। तो इसलिए अनइक्वल टैक्सेशन सिस्टम यानी टैक्स पे करने की सारी जिम्मेदारी थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको अनइक्वल टैक्सेशन सिस्टम देखने को मिलेगा, यानी जो कर व्यवस्था है, कर पे करने की जिम्मेदारी वो सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर है। इसके अलावा फ्यूडल प्रिविलेज जो है, जो सामंती विशेष अधिकार है, वो केवल और केवल नोबिलिटी और क्लर्जी लोगों को मिली हुई थी। इन लोगों के पास किसी भी तरह का कोई विशेष अधिकार, कोई प्रिविलेज इन लोगों को नहीं मिला हुआ था, जिसकी वजह से समाज में बहुत बड़े लेवल पर आपको इनइक्वालिटी या असमानता देखने को मिलती है। इसलिए थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा डिमांड की जाती है कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था स्थापित करनी है, संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करनी है, राजा की शक्ति को कंट्रोल करना है और एक ऐसी व्यवस्था लेकर के आनी है जिसमें टैक्स का भार न केवल हम पर हो बल्कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोग भी जो है टैक्स को पे करें, और यहीं से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद अगर हम रिवॉल्ट की बात करते हैं, विद्रोह की बात करते हैं, तो सबसे पहला विद्रोह जो है थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा किया गया था। इसको समझते हैं इस तरीके से कि थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा एक शपथ ली जाती है जिसको टेनिस कोर्ट की शपथ कहते हैं, और ये शपथ जो ली जाती है वो शपथ ली जाती है आपकी 20 जून 1789 को, और इसे टेनिस कोर्ट की शपथ कहते हैं, जिसको बेली के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है, लीडरशिप प्रोवाइड की जाती है, और इसमें ये शपथ लेते हैं कि ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे जिसमें राजा की शक्ति को कंट्रोल किया जा सके और सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इसके अलावा इसके बाद सेकंड जो घटना होती है वो होती है 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 को बैस्टाइल के जो किला है उसके ऊपर अटैक किया जाता है, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जो बैस्टाइल का फोर्ट है या किला है वो सिंबल ऑफ टायरनी है, यानी तानाशाही और दमन का प्रतीक था, उसको सबसे पहले स्पॉइल कर दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है, और यहीं से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। आगे बात करते हैं जो थर्ड स्टेट है उनकी डिमांड क्या क्या थी। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया है कि इनकी डिमांड थी कि जो टैक्स सिस्टम है उसमें इन लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन हो, यानी तीनों स्टेट के लोग इक्वल टैक्स पे करें। इसके अलावा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार जो है थर्ड स्टेट के लोगों को मिले। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की बात करें, नियमों का जो समूह है वो लिखित फॉर्म में होना चाहिए और उसमें सभी के लिए इक्वालिटी की बात होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बोला कि जो बर्बन डायनेस्टी के राजा लुई 16 है, यानी जो राजा है उसकी शक्ति को कंट्रोल किया जाए, उसको नियंत्रित किया जाए, लिमिट में दिया जाए। इसके अलावा
कानून के समक्ष सभी को बराबरी का अधिकार दिया जाए, यानी इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसके अलावा लास्ट है कि जो सामंती विशेष अधिकार है, जो प्रिविलेज है, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। ये खत्म होगा तो ही फ्रांस में क्या आएगी, इक्वालिटी आएगी, लोगों के बीच में भाईचारे का व्यवहार होगा, ब्रदरहुड की भावना होगी और इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें तभी आएगी जब फ्रांस में सभी लोगों के साथ इक्वल बिहेव किया जाएगा। इसी तरीके से इनका जो मुख्य नारा था वो था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसी तरीके से आप देखेंगे कि इस क्रांति ने इतना बड़ा मैसेज दिया जिसने पूरे विश्व पे बहुत बड़ा प्रभाव डाला। और इसी क्रांति का प्रभाव ये भी होता है कि 1947 में हमारे देश को जब आजादी मिलती है तो हमारे देश में भी यही विचारधारा बहुत तेजी से वर्क करती है, जिसको हम राष्ट्रवादी विचारधारा कहते हैं, जिसकी उपज फ्रांसीसी क्रांति को माना जाता है। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। एक मैं क्विक रिव्यू दे देती हूँ कि हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति की। फ्रांस जो 1789 में यहाँ पे ये रेवोल्यूशन हुआ था, रेवोल्यूशन होने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि सोसाइटी में बहुत बड़े लेवल पर आप असमानता या इनइक्वालिटी देखेंगे, जहां पर 3 स्टेट है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट दैट इज क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट कॉमन पर्सन। और जो टैक्स पे करने की जिम्मेदारी है वो सारी जिम्मेदारी या सारा भार थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर था। इसीलिए थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा डिमांड की गई कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, टैक्स पे करने की जिम्मेदारी तीनों स्टेट के लोगों के ऊपर हो, कानून के समक्ष हमें समानता मिले यानी इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसके अलावा ये लोग बात करते हैं कि पूरे देश में जो कानून व्यवस्था है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लिखित फॉर्म में होना चाहिए और राजा की शक्ति जो है उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। यहीं से हमें संदेश मिलता है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए, और भी अच्छी अच्छी बातों को समझने के लिए, और भी टॉपिक्स क्लियर करने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।